अच्छा, कभी किसी मैथ्स क्लास के बारे में सोचिए जरा। टीचर ब्लैक बोर्ड पर है, मतलब पूरी जान लगाकर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फॉर्मूले साबित कर रहे हैं जी। क्लास खत्म होती है, सबको लगता है कि हाँ समझ आ गया, लेकिन अगले ही दिन जब एक्सरसाइज सॉल्व करने की बारी आती है तो क्लास में एकदम सन्नाटा। सही बात है। और फिर टीचर को ही लगभग 80% सवाल खुद हल करके दिखाने पड़ते हैं। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना? बिल्कुल। और इसी से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, पढ़ाने के बावजूद असल में सीखना होता क्यों नहीं है? बिल्कुल। और आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो असल में इसी सवाल के जवाब में तैयार हुई एक थियरी है। अच्छा। ब्रेन पेज थियरी। ये थियरी हमारे पारंपरिक टॉकिंग स्कूल के सिस्टम को, मतलब जहां बस बोलकर पढ़ाया जाता है, उसे चुनौती देती है। ये एक लर्निंग स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखती है जिसका आप कह सकते हैं मूल मंत्र है, सीखना सुनने से नहीं बल्कि करने से होता है। कि हमारी पड़ताल इसी पर है। हम समझेंगे कि ये ब्रेन पेज थ्योरी आखिर है क्या, कैसे ये एक आम सी मैथ्स क्लासरूम की फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुई और ये हमारे सीखने और सिखाने के पूरे तरीके को जड़ से बदलने का दावा क्यों करती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस मैथ्स क्लासरूम से। जी। सालों तक पढ़ाने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि सिर्फ लेक्चर देने या यूं कहिए कि ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल कर देने से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीख रहे थे। वो बस देख रहे थे, सुन रहे थे। ये एक तरह की पैसिव लर्निंग थी। हाँ, मतलब जहां दिमाग बस जानकारी रिसीव कर रहा है, उसे प्रोसेस नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली। और यहीं से एक बहुत गहरी समझ, एक इंसाइट का जन्म हुआ कि टीचिंग इज नॉट अ गारंटी ऑफ लर्निंग। मतलब पढ़ाना सीखने की गारंटी नहीं है। असली सीखने के लिए लर्नर के दिमाग के अंदर ज्ञान के न्यूरोलॉजिकल टेम्पलेट्स, या जैसा इस थ्योरी में कहा गया है, ब्रेन पेज का बनना बहुत जरूरी है। ब्रेन पेज, ये शब्द अपने आप में बहुत अनोखा है। मतलब ये वेब पेज या होम पेज जैसा लगता है। हाँ। क्या इसके नाम के पीछे भी कोई कहानी है? हाँ, और कहानी बहुत दिलचस्प है। ये थ्योरी बनाने वाले लेखक एक दिन अपने हॉस्टल में थे जब एक स्टूडेंट उनके पास मैथ्स का एक सवाल लेकर आया। अच्छा। लेखक ने उसकी मदद की और सवाल हल कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़का 2 और सवाल लेकर आ गया। अरे! तब उन्हें एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम एक सवाल की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की कमी की है। सही बात। उसे मछली पकड़कर देने से काम नहीं चलेगा, उसे मछली पकड़ना सिखाना होगा। और ब्रेन पेज शब्द कहाँ से आया? उस समय लेखक वेब डिजाइन पर भी काम कर रहे थे और होम पेज शब्द उनके दिमाग में घूम रहा था। ओके। जैसे ही उन्होंने स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में सोचा, अचानक उनके दिमाग में होम पेज से मिलता जुलता शब्द ब्रेन पेज कौंध गया। वाह! उन्होंने उस स्टूडेंट से एक बहुत अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, पहले किताब में दिए गए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का ब्रेन पेज बनाओ और उसके बाद ही एक्सरसाइज के सवाल हल करने की कोशिश करना। एक मिनट, एग्जाम्पल्स का ब्रेन पेज बनाना, इसका मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ नोट्स बनाने या सवालों को कॉपी करने जैसा था? नहीं, यहीं पर इस थ्योरी का सार छुपा है। इसका मतलब सिर्फ कॉपी करना नहीं था। तो फिर क्या था? ब्रेन पेज बनाने का मतलब था उस उदाहरण को डिकोड करना, हर स्टेप पर क्यों पूछना। क्यों? इस फार्मूले का इस्तेमाल यहीं क्यों किया? अगर मैं इस स्टेप को बदल दूं तो क्या होगा? इस सवाल का फाइनल जवाब इस तरह क्यों लिखा गया है? ये उस सवाल का पोस्टमार्टम करने जैसा था, ताकि उसका पूरा डीएनए समझ में आ जाए। मतलब सिर्फ जवाब तक पहुंचना नहीं, बल्कि जवाब तक पहुंचने के पूरे रास्ते को समझना। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। तो उस छात्र ने क्या किया? शुरुआत में उस छात्र को बहुत दिक्कत हुई। उसे सिर्फ देखने और सुनने की आदत थी, लेकिन खुद से लिखने, पढ़ने और समझने में मेहनत लग रही थी। स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि हमें मिले स्रोतों से पता चलता है, लगभग 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? जो लड़का पहले एक भी सवाल खुद नहीं कर पाता था, वो अब एक्सरसाइज के 80% सवाल खुद हल करने लगा था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ एक अकादमिक सुधार नहीं था, उस एक आइडिया ने उसकी जिंदगी बदल दी और आज वो एक सफल इंजीनियर है। ये बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ एक छात्र की मदद करने से इतना बड़ा आइडिया निकला। जी। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब हम कहते हैं कि सीखना काम करना है, सुनना नहीं, तो दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा होता है? ये मोटर साइंस और न्यूरो साइंस के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। अच्छा। जब कोई स्टूडेंट सिर्फ सुनता है तो दिमाग की सिर्फ ऊपरी सतह, यानी जिसे कॉग्निटिव लेयर कहते हैं, वही एक्टिव होती है। लिखना शुरू करता है, डायग्राम बनाता है या प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करता है, तो दिमाग की असली वर्कशॉप वाले हिस्से जाग जाते हैं।
दिमाग के वर्कशॉप वाले हिस्से, ये कौन से हैं? इन्हें हम गहरे मोटर सर्किट्स कहते हैं। इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है मोटर कॉर्टेक्स, जो आपके हाथ को लिखने या काम करने का हुक्म देता है। ठीक है। दूसरा है सेरिबेलम, जो उस काम में तालमेल और सटीकता लाता है, ठीक वैसे ही जैसे कुशल कारीगर अपने औजारों को संभालता है। ओके। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है बेसल गैंग्लिया। ये उस पूरे काम को प्रैक्टिस के जरिए एक आदत में बदल देता है, उसे ऑटोमेटिक बना देता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तब होता है? बिल्कुल वही हिस्से काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ सुनने से कभी एक्टिव नहीं होते। मतलब जब हम कुछ करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग में उस जानकारी का एक फिजिकल रास्ता बना रहे होते हैं। हाँ, उसे हार्ड वायर कर रहे होते हैं। वाह! एग्जैक्टली। काम करने से न्यूरल पाथवे बनते हैं। जानकारी सिर्फ एक विचार नहीं रहती, वो आपके नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती है। इसीलिए आपको सालों बाद भी साइकिल चलाना याद रहता है। लेकिन पिछले हफ्ते पढ़ा हुआ चैप्टर शायद याद न रहे। सही बात है। इसी से जुड़ा एक और वाक्य है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, डर का कारक। हाँ, एक स्टूडेंट को जब ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाया गया तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसके होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया। ये परफॉर्मेंस का डर तो बहुत आम है। ये ब्रेन पेज थ्योरी इस डर को कैसे देखती है? ये इस समस्या को एक बहुत ही अनोखे फ्रेमवर्क से हल करती है, जिसे जीरो टीचिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है। एक मिनट, जीरो टीचिंग, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि टीचर क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे? नहीं। अगर कोई छात्र कहीं फंस जाए तो क्या होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये नाम थोड़ा गुमराह करने वाला हो सकता है। जीरो टीचिंग का मतलब टीचर को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनकी भूमिका को बदलना है। हाँ, टीचर की भूमिका को बदलना है। इस फ्रेमवर्क में टीचर एक लेक्चरर या इंस्ट्रक्टर नहीं होता जो ऊपर से ज्ञान देता है, बल्कि वो ज्ञान हस्तांतरण का मॉडरेटर या एक लर्निंग एनवायरनमेंट का आर्किटेक्ट बन जाता है। इसे थोड़ा और समझाइए, मॉडरेटर का काम क्या होता है? देखिए, मॉडरेटर का काम है एक ऐसा माहौल बनाना जहां छात्र सीधे किताबों, स्टडी मटेरियल और कामों से जुड़ सकें। अच्छा। और अपने ब्रेन पेजेस खुद बनाएं। टीचर स्टेज पर खड़े होकर बोलने की बजाय क्लास में घूमकर हर स्टूडेंट या ग्रुप को जरूरत पड़ने पर गाइड करता है। तो इससे होता यह है कि स्पॉटलाइट टीचर से हटकर स्टूडेंट पर आ जाती है। बिल्कुल। जब ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर पूरी क्लास के सामने परफॉर्म करने का दबाव हट जाता है तो सीखने का माहौल अपने आप सुरक्षित हो जाता है, डर खत्म हो जाता है और जिज्ञासा उसकी जगह ले लेती हैं। सही। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। स्रोतों में ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों यानी 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर का भी जिक्र है। हाँ, ये एक पूरा ढांचा है जो ज्ञान को व्यवस्थित करने और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है। तो आज हम इन 7 पर बात करेंगे। आज हम पहले 3 आयामों पर बात करेंगे जो इस थ्योरी की नींव हैं और सीधे उस मैथ्स क्लास के अनुभवों से निकले हैं। ठीक है, तो पहला आयाम क्या है? पहला है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, इसका मतलब है कि किसी भी विषय की मूल परिभाषाओं को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उनकी गहराई को समझना। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम सीधे मुश्किल सवालों पर कूद जाते हैं बिना ये समझे कि डेरिवेटिव का असल मतलब क्या है। सही बात है। या इतिहास में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें अलग अलग विचार और मॉडल शामिल हैं। ये आयाम बुनियाद को मजबूत करने पर जोर देता है। ये तो बहुत जरूरी लगता है। और दूसरा आयाम? दूसरा आयाम है फंक्शन मैट्रिक्स ऑफ क्वेरीज। फंक्शन मैट्रिक्स ऑफ क्वेरीज, ये बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। वो कैसे? यह सिर्फ जवाब खोजने पर नहीं, बल्कि सवालों के पैटर्न और उनकी बनावट को समझने पर जोर देता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मैथ्स में एक ही चीज पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव कहना, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज पूछना, या फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन कहना। ये तीनों असल में एक ही काम करने को कह रहे हैं। बिल्कुल। ये मैट्रिक्स स्टूडेंट्स को इन अलग अलग भाषा वाले सवालों के पीछे छुपे एक ही फंक्शन को पहचानना सिखाता है। अच्छा। इसी तरह इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और 1914 से पहले यूरोप के राजनीतिक माहौल का विश्लेषण करें, ये दोनों सवाल अलग अलग लगते हैं, पर उनका कोर एक ही है। कमाल है। मतलब सवाल की शक्ल से आगे जाकर उसकी नीयत को समझना। हाँ, जो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को समझ जाता है वो सवालों के जाल में नहीं उलझता। और तीसरा आयाम, जो शायद उस हॉस्टल वाले छात्र के सबसे ज्यादा काम आया था। बिल्कुल। तीसरा आयाम है ब्लॉक सॉल्वर। ये किसी भी जटिल या डरावनी लगने वाली समस्या को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों या ब्लॉक्स में तोड़ने की तकनीक है। उस हॉस्टल के छात्र ने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ यही किया था।
उसने पूरे सवाल को एक साथ समझने की बजाय उसके हर स्टेप को एक ब्लॉक की तरह देखा और उसे डिकोड किया। और ये तकनीक तो सिर्फ मैथ्स में नहीं, हर जगह काम आती होगी। हर जगह। एक बड़ा निबंध लिखना हो, कोई मुश्किल वैज्ञानिक थ्योरी समझनी हो या कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, उसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ देने से वो आसान लगने लगती है। तो ये 3 आयाम, डेफिनेशन, स्पेक्ट्रम, फंक्शन मैट्रिक्स और ब्लॉक सॉल्वर, एक तरह से सीखने का पूरा टूल किट तैयार कर देते हैं। जी। लेकिन ये सब बहुत व्यक्तिगत मेहनत जैसा लगता है। क्या इसमें ग्रुप में सीखने या सहयोग की कोई जगह है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये थ्योरी मानती है कि इंसान स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी है और साथ मिलकर बेहतर सीखता है। अच्छा। इसीलिए इसमें मिनिएचर स्कूल और स्मॉल टीचर्स जैसी अवधारणाएं भी हैं। मिनिएचर स्कूल? ये क्या होता है? मिनिएचर स्कूल का मतलब है कि क्लास के अंदर ही स्टूडेंट्स के छोटे छोटे 4-5 लोगों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ओके। ये ग्रुप्स अपने आप में एक छोटी सी क्लास की तरह काम करते हैं। वो मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पर बहस करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर स्मॉल टीचर्स का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ग्रुप का कोई एक सदस्य टीचर बन जाता है। हाँ, लेकिन ये रोल बदलता रहता है। जिस स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, वो उस सेशन के लिए स्मॉल टीचर बनकर बाकी साथियों को समझाता है। और कहते हैं कि सिखाने से बेहतर सीखने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। जब आप किसी को कुछ समझाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और भी मजबूत हो जाता है। इससे स्टूडेंट्स में सिर्फ एकेडमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि सहयोग, लीडरशिप और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता भी विकसित होती है। सही। इसमें साइक्लोजीड रिहर्सल का भी जिक्र है। ये क्या है? ये सिर्फ रट्टा मारने या बार बार दोहराने से कहीं ज्यादा है। साइक्लोजीड का मतलब है मोटर अभ्यास, मतलब फिजिकली उस काम को बार बार करना। अच्छा। यह उस न्यूरल पाथवे को मजबूत करने की प्रक्रिया है जिसकी हमने पहले बात की थी। जैसे कोई गिटारिस्ट बार बार स्केल्स की प्रैक्टिस करता है या कोई एथलीट ड्रिल्स करता है, उसी तरह स्टूडेंट्स जब सवालों को बार बार लिखकर हल करते हैं तो वो ज्ञान उनकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। वो सिर्फ याद करना नहीं रहता, बल्कि उस ज्ञान को अपनी नसों में उतारने जैसा हो जाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक क्लासरूम के अंदर के एक सीधे साधे अवलोकन ने शिक्षा के एक पूरे नए मॉडल को जन्म दिया। जी। ये मॉडल हमें उस निष्क्रिय टॉकिंग स्कूल से, जहां सिर्फ बोला जाता है, एक सक्रिय स्टूडेंट केंद्रित ब्रेन पेड स्कूल की तरफ ले जाने का प्रस्ताव रखता है। हाँ, ये ज्ञान हासिल करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करने के बारे में है। बिल्कुल। और इसके फायदे भी बिल्कुल साफ हैं। सिर्फ रटने और परीक्षा के तनाव पर निर्भरता कम होना, लॉन्ग टर्म मेमोरी का विकास होना, और सबसे जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलना। हाँ, ये थ्योरी इस बात की पुष्टि करती है कि सीखना असल में एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसे दिमागी सुनने से ज्यादा शारीरिक गतिविधि और सक्रिय भागीदारी से मजबूती मिलती है। इसका आखिरी लक्ष्य है ऐसे लर्नर्स तैयार करना जो आत्मनिर्भर हों, जो किसी टीचर के बिना भी सीखने की क्षमता रखते हों। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली बात पर जोर दिया गया है कि ज्ञान को शिक्षार्थी के नर्वस सिस्टम के अंदर भौतिक रूप से निर्मित किया जाना चाहिए। जी। ये सिर्फ एक एकेडमिक विचार नहीं है, ये सीखने को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। परंपरागत शिक्षा में ज्ञान को अक्सर एक बाहरी वस्तु की तरह देखा जाता है जिसे हमें हासिल करना है या अक्वायर करना है, जैसे हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं। लेकिन अगर ज्ञान कोई वस्तु नहीं बल्कि एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसे हमें अपने अंदर बनाना पड़ता है, जिसे हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो सीखने के अलावा हमारे जीवन के और कौन से पहलू हैं जिन्हें हमें हासिल करने की प्रक्रिया के बजाय निर्माण करने की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए?